गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अमर सुंदर हूँ और ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वल्ला बाई अमर सर। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें, क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज़ ही लेकर आता रहता हूँ और इसकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अच्छा ठीक है बेटा, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिक्स का पार्ट टू यानी फिजिक्स में मैंने पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूँ। पार्ट 1 इसमें मैं जो फिजिक्स का वीडियो बनाया था उसे पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना मैंने डिस्कस किया था। आज इस दूसरे पार्ट में मैं बहुल आवेशों के मध्य बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन, वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश के मध्य पर लगने वाला बल और वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, आपका ये टॉपिक है आवेशों, बहुल आवेशों के मध्य बल, यानी बहुत ज़्यादा आवेश है उनके मध्य बल कैसा लगता है, जिसे बोला जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन कई चीज़ें मिलके एक ही टाइटल में जोड़ दी जाए वो सुपरपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, कई चीज़ें मिलके एक बना दिया जाए, एक ही स्टेटमेंट में कर दिया जाए, सुपरपोजिशन बोला जाता है। तो बेटा होता, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश स्थित हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल, तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण बल उनके द्वारा आरोपित बल के योग के बराबर होता है। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश स्थित हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। तो माना किसी निकाय में n आवेश है, मतलब Q1, Q2, Q3 Qn आवेश है। माना किसी निकाय में n आवेश है, Q1, Q2, Q3 Qn। Qn पर हमें Q1 पर विद्युत बल ज्ञात करना है। तो बेटा इनके आवेशों Q1, Q2, Q3 Qn के आवेशों के स्थिति वेक्टर हम मान लेंगे बेटा। इसका ये मान लीजिए कि Q1 R12 है, इसका पोजीशन वेक्टर R12 है, इसका पोजीशन वेक्टर इसके सापेक्ष Qn का Q2 के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर R12 है, Q1 का Qn के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर R1n है, और Q1 का Q3 के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर Q1 का Q3 के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर R13 है। ओके बेटा, तो Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F12 वेक्टर F12, Q3 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल वेक्टर F13, Qn के द्वारा इस पर लगाया गया बल वेक्टर F1n। ओके बेटा, तो अब इसका मान लिया बेटा, कुछ यूँ हमने सदिश कंसीडर कर लिया। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने ये Q2 था, Q2 का ये पोजीशन वेक्टर, हमने कोई पोजीशन वेक्टर ये कोई एक पॉइंट ले लिया, स्पेस में कोई पॉइंट ले लिया, उसके सापेक्ष इसका कुछ पोजीशन वेक्टर रहा होगा, लेकिन इसका Qn का इस Q2 के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर हमने ये माना है, Qn का इसके सापेक्ष हमने ये माना है, इसका हमने इसके सापेक्ष माना है, जबकि इनके खुद के पोजीशन वेक्टर O के सापेक्ष कुछ ना कुछ हैं, उनसे हमें अभी मतलब नहीं है। ठीक बेटा, तो अब बात करते हैं। तो बेटा ये इसको डॉट से दर्शा दे, तो ऐसे ऐसे कर ली, क्योंकि लगभग डाट करके होता है। ठीक है, तो बेटा देखो Q1 पर
Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल, Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल वेक्टर F12, Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे वेक्टर R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर करोगे बेटा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, यानी वही रहेगा R12 कैप, ये डायरेक्शन मिल गई। इसी प्रकार Q1 पर Q3 द्वारा आरोपित बल F13 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 होल स्क्वायर R12 का। इसी प्रकार बेटा Qn के द्वारा इस पर आरोपित बल, इसी प्रकार Qn के द्वारा आरोपित बल बेटा हो जाएगा F1n, वेक्टर F1n इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn बाई R1n का स्क्वायर R1n कैप। ओके बेटा, तो अब देखिए बेटा ये F1, F12, F13, F1n ये बल लग रहे हैं Q1 पर, अतः Q1 पर Q1, Q2, Q3 Qn के द्वारा आरोपित परिणामी बल, अतः सभी आवेशों, निकाय के सभी आवेशों द्वारा, यानी अतः निकाय के सभी आवेशों द्वारा आरोपित परिणामी बल। देखो बेटा अब आरोपित परिणामी बल निकालना है, यानी कि वेक्टर F निकालना है, तो ये हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस प्लस वेक्टर F1n, ये हो जाएगा बेटा। यहाँ पे बस यही वैल्यू जोड़ दो, यानी 1/4πε0 सब में कॉमन मिल रहा है, ले लो 1/4πε0 कॉमन ले लो, तो बचेगा Q1 Q2 बटे R12 R1n R12 प्लस Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर R13 का प्लस Q1 बटे R1n स्क्वायर R1n कैप। बेटा टोटल ये परिणामी बल हमको मिल गया। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश स्थित हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा बल, बल का परिणामी उनके द्वारा आरोपित बलों के योग के बराबर होता है। तो उनमें से किसी एक आवेश पर, यदि किसी निकाय में n आवेश स्थित हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा आरोपित बलों का परिणामी उनके द्वारा अलग अलग बलों के योग के बराबर होता है। जैसे टोटल बल का परिणामी इस पे एक मान लिया F था, तो F क्या है बेटा, F12, F13, F1n है ना। तो अब ये हो गया कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन। टॉपिक है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन। देखो भैया कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, तो बेटा हम ये बना लें प्लस, ये मान लो प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है, तथा माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है। ये हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन। मान लो बेटा ये है प्लस क्यू के कारण आवेश की, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की ओर, तथा माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होती है। मान लो बेटा कोई प्लेट है, एक धनावेशित प्लेट है और ऋणावेशित प्लेट है। अगर दो प्लेटें ऐसे रखी हैं तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर ऐसे होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे होगी बेटा, क्योंकि प्लस से दूर की ओर माइनस की ओर होती है। अभी देखो तो तीव्रता की दिशा प्लस से दूर की ओर और माइनस की ओर होती है। अगर ये कोई एक पॉजिटिव निगेटिव एक प्लेट रखी है, इस तरह से एक प्लेट है धनावेशित एक ऋणावेशित, तो इनके बीच में जो तीव्रता की दिशा होगी वो कैसे होगी, प्लस से माइनस की ओर। और बेटा एक बात और है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, अगर वैद्युत क्षेत्र की जो ये जो वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वैद्युत बल रेखाएं हैं बेटा, वैद्युत बल रेखाएं अगर वो बराबर और समान दूरी पर स्थित हैं, वैद्युत बल रेखाएं यदि बराबर और समान दूरी पर स्थित हैं, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये बेटा हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बराबर और समान दूरी पर स्थित विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। बराबर और समान दूरी पर स्थित विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे हो गई, यानी कि प्लस क्यू है अगर तो उससे दूर की ओर, माइनस क्यू है तो उसी की ओर, और प्लस एक अगर मान लो कुछ ऐसे ही प्लेट स्थित है, अगर धन यानी कि धन आवेश के कारण तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की ओर, ऋणावेश के कारण आवेश की ओर होती है। एक बेटा अगर ये प्लस क्यू एक प्लेट स्थित है, यानी प्लस से दूर की ओर, यानी कुछ ऐसे तीव्रता की दिशा होगी। बराबर समान दूरी पर स्थित बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल एवं उसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल एवं उसकी दिशा। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल एवं उसकी दिशा। विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल एवं उसकी दिशा, बल एवं बल की दिशा। मान लो बेटा कोई विद्युत क्षेत्र, कोई प्लेट है, उस प्लेट के धन और ऋणावेशित प्लेट हैं। मान लो कि ऐसे एक धनावेशित प्लेट है, ये हो गई बेटा धनावेशित प्लेट, ये हो गई ऋणावेशित प्लेट, ये हो गया कि ऋणावेशित प्लेट। तो इनमें विद्युत बल रेखाएं धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होती हैं। विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसे होती हैं। अगर इनके बीच में कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसमें अगर प्लस क्यू आवेश स्थित है तो प्लस क्यू आवेश पर बल जो होगा तीव्रता की दिशा में, प्लस क्यू आवेश पर बल तीव्रता की दिशा में होगा। अगर माइनस क्यू स्थित है तो माइनस क्यू आवेश पर बल तीव्रता की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। F = EQ, यानी कि F = EQ, प्लस क्यू आवेश पर बल
F इक्वल टू ई क्यू तीव्रता की दिशा में तथा माइनस क्यू पर आरोपित बल F इक्वल टू ई क्यू तीव्रता की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल एवं उसकी दिशा, यानी धन आवेश पर बल तीव्रता की दिशा में तथा ऋणावेश पर बल तीव्रता की विपरीत दिशा में। कहीं भी बेटा अगर धनावेश पर बल लगेगा वो तीव्रता की दिशा में ही होगा और ऋणावेश पर बल लगेगा तो तीव्रता की विपरीत दिशा में होगा। अब ये अगर ई तीव्रता का विद्युत क्षेत्र था, यदि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है तो प्लस क्यू आवेश पर बल तीव्रता की दिशा में होता है और माइनस क्यू पर बल तीव्रता की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। अब बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं देखो बेटा ये क्या होती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित धनावेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित धनावेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में अगर स्थित कोई धनावेश है और जिधर जाएगा इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं उधर की ओर ही अनुसरित है ना। यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित धनावेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। अब बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण विद्युत बल रेखाओं के गुण विद्युत बल रेखाओं के गुण। पहला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत बल रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। विद्युत बल रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। पहला पॉइंट यही हो गया कि विद्युत बल रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। दूसरा पॉइंट है ये खुले वक्र से प्रदर्शित की जाती हैं, यानी खुले वक्र से प्रदर्शित की जाती हैं। ये खुले वक्र से प्रदर्शित की जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। ये खुले वक्र से प्रदर्शित की जाती हैं। तीसरा है बराबर और समान दूरी, ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। तीसरा पॉइंट है ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। अगला पॉइंट है बराबर और समान दूरी पर स्थित बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। बराबर और समान दूरी पर स्थित बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। फिर अगला पॉइंट है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। फिर से देखिएगा बेटा, विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित धनावेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। विद्युत बल रेखाओं के गुण देखते हैं, यानी विद्युत बल रेखाओं के गुण टोटल 5 बताएंगे कि विद्युत बल रेखाएं ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। ये खुले वक्र से प्रदर्शित की जाती हैं। ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। बराबर और समान दूरी पर स्थित बल रेखाएं स्थित समांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव। बेटा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, तो वे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे NaOH, HCl, H2O, NaOH, HCl, H2O, ये बेटा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, कि जब परिमाण में समान कि प्रकृति में विपरीत आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं तो वे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे NaOH, HCl, H2O एक्सेट्रा।
अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। कि मान लो बेटा जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, एक निश्चित दूरी हमने मान लिया 2L, इनके बीच की दूरी कितनी मान लिया 2L। देखो बेटा 2L इसलिए मानी जाती है, हम L भी मान सकते थे। जब हमको डेरिवेशन करना होगा तो हमें 2L मानेंगे तो इसका आधा कर, वहाँ पे आधे की ज़रूरत पड़ती है आधी दूरी की, तो L ही हो जाएगी, नहीं उस तरह से L/2 आएगी, इसलिए यहाँ पे 2L माना जाता है। कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश तथा उनके बीच की, यानी आवेश के परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। ये सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश एक निश्चित दूरी 2L पर स्थित है, अतः वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P, वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2L, P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक बेटा, अब इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक मीटर, यानी मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर। ये इसका हो गया क्या बेटा मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो गया कूलाम मीटर। इसका विमीय सूत्र देखते हैं। विमीय सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव का विमीय सूत्र बेटा Q का होता है 80 और L का होता है L होता है, लंबाई का होता है L, तो इसका विमीय सूत्र हो गया LTA। ठीक है, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। अब बात करते हैं कि कल ही हमने डिस्कस कर रखा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल हमने डिस्कस किया है। इससे पहले वाले वीडियो में बेटा ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं फिजिक्स के। अगर स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हो, ये क्यों इसे स्थिर विद्युत की ही बोला जाता है, ये स्थिर विद्युत की नाम क्यों पड़ा, स्थिर वर्ड क्यों लगाया गया। स्थिर वर्ड इसलिए लगाया गया क्योंकि अगर यहाँ पे आवेश स्थिर नहीं होता, अगर स्थिर नहीं होता मूवेबल होता, मूवेबल गतिमान आवेश दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यानी दो प्रकार के बल लगेंगे, विद्युत बल और चुंबकीय बल। इसीलिए यहाँ पे स्थिर विद्युत, यहाँ पे जो इस चैप्टर में स्टडी करना है ऐसा आवेश जो कि स्थिर है, स्थिर आवेश के कारण हमको उसके वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करना है। ठीक बेटा, तो कल हमने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R²। ये आया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बेटा, ये कैलकुलेट किए थे। तो आज बात करना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेरिवेशन है, बढ़िया डेरिवेशन है बेटा, एकदम ध्यान से देखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, और बहुत पूछा जाता है काफ़ी। इसमें अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आ जाता है, न्यूमेरिकल ना आए तो डेरिवेशन आ जाता है। तो इसको बेटा ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, माना प्लस Q तथा माइनस Q आवेश एक निश्चित दूरी 2L पर स्थित है। माना प्लस Q तथा माइनस Q आवेश एक निश्चित दूरी 2L पर स्थित है। माना प्लस Q तथा माइनस Q आवेश एक निश्चित दूरी 2L पर स्थित है, निश्चित दूरी 2L पर स्थित है, जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है, जिनसे वैद्युत द्विध्रुव AB का निर्माण हो रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय अवस्था में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, अक्षीय अवस्था में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि
प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो बेटा E बराबर 1/4πε0 Q/r² से। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यानी E1 बराबर क्या मिलेगा 1/4πε0 Q/। देखो बेटा अब डिस्टेंस देखेंगे, यानी कि यहाँ से मिड पॉइंट से ली जाएंगे इसकी डिस्टेंस, मिड पॉइंट से यहाँ से बेटा ये टोटल r है डिस्टेंस हमें दिया है। तो इस आवेश से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, r+l हो गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी है कितनी हो गई, r+l हो गई। फिर इस आवेश से इसके बीच की दूरी, ये टोटल ये r है, ये इतनी l है बेटा, ये l होगी, ये भी l होगी। r से अगर l घटा दोगे तो ये दूरी मिल गई, यानी ये वाली दूरी कितनी आ गई, r-l। ठीक है भैया, ये वाली दूरियां हमें जरूरत पड़ेगी, देखते रहना। तो अब मतलब प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मान रखा है, तो इसके द्वारा यानी कि प्लस क्यू है, एक बिंदु आवेश है, यहाँ से यहाँ पे कोई ये दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो 1/4πε0 Q/, इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस कितनी है r+l, यानी r+l का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, ऐसे ही इसी प्रकार E2 बराबर 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस r-l है। अतः परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि E1 माइनस E2 के E1 कम है। देखो ये भाई ये इसमें कंपेयर करो E1 E2 में, ये सेम ये भी सेम, क्या अंतर है, यहाँ r+l यहाँ r-l, ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये कम है तो ज़्यादा होगा। तो E2 यानी ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, तो E2 माइनस E1 करेंगे, है ना बेटा, ऐसा कर दिए। तो रख दो, वैल्यूज रख दो बेटा। देखो E2 की वैल्यू ये है 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर। अब जो कॉमन लेना है कॉमन ले लो, 1/4πε0 इंटू Q, ये कॉमन मिला, 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, r-l का होल स्क्वायर, r+l का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू Q, ये बेटा बचा E। अब इसे और सॉल्व करो, देखते रहना भैया, यानी r² प्लस l² प्लस 2lr माइनस r² माइनस l² प्लस 2lr डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा बेटा, r² माइनस l² का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ गई 1/4πε0 इंटू Q, ये टोटल क्या हो गया E। तो ये वाली बेटा वैल्यू कैंसिल हो गई, यानी 4lr बचा। ये टोटल यहाँ पे वैल्यू क्या आई 1/4πε0 Q, यानी 4lr बटे r² माइनस l² ऑफ होल स्क्वायर, ये बचा 4lr बटे r² माइनस l² ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको बेटा और आगे सॉल्व करते हैं, इसे मिटा रहे हैं, एक बार कॉपी कर लीजिए इसको। यानी टोटल हमें वैल्यू जो कैलकुलेट होकर मिली 1/4πε0 Q इंटू 4lr बटे r² माइनस l² का होल स्क्वायर। देखो बेटा, चूँकि L जो है बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, अगर चार्ज है, चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, किसकी कंपेयर में, R के कंपेयर में। चूँकि L बहुत छोटा है R से, इसलिए L बराबर क्या होगा 0, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बेटा सॉल्व करो,
ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू 4LR बटे, यहाँ बेटा क्या बच जाएगा, r⁴ आ जाएगी, है ना, 2 दूनी 4, ये तो 0 हो गया, तो 1 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ 3 बचा। तो ई बराबर आ गया 1/4πε0 क्यू इंटू 4L बटे r³। देखो बेटा, अब इसे थोड़ा और सही करो, तो 1/4πε0 इसको 2 इंटू क्यू इंटू 2L लिखो, इसको ऐसे लिख, 2 × 2 कर सकते हो, 2 हमने बाहर कर दिया, क्यू इंटू 2L कर दिया, बटे r³ कर दिया, यानी ई बन गया। तो ई बराबर आ गया 1/4πε0 2, और ये क्या है बेटा, p, यही तो वैद्युत द्विध्रुव का गुण है, p 2p बटे r³, यानी ये फार्मूला बन गया कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई बराबर 1/4πε0 2p बटे r³। ठीक बेटा, 2p बटे r³। तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया, और मेरे हिसाब से मैंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ क्लियर कर दिया है, चाहे वो बायो का स्टूडेंट हो चाहे मैथ का हो, सभी के लिए बहुत ही सटीक तरीके से मैंने कैलकुलेट किया, एक भी स्टेप छोड़ा नहीं है। तो उम्मीद है कि आप, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको दोबारा आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे वीडियो आते रहेंगे, और उम्मीद है कि आप अपने बोर्ड में भी बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।